चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो से हम ओम्स लॉ को समझते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओम लॉ, इसको देखते हैं। देखिए ओम्स लॉ में है किस वैज्ञानिक ने दिया था इसको? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। सन 1827 में भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर विद्युत प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच के संबंध को स्थापित किया। इस संबंध को समझने के लिए हम नीचे दिए गए क्रियाकलाप करेंगे। देखिए जॉर्ज साइमन ओम ने क्या किया था बच्चों? विद्युत परिपथ में जो विभवांतर के बीच विद्युत प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के बीच एक संबंध दिया। इस तरह के संबंध को समझने के लिए बच्चों हम एक एक्टिविटी के द्वारा इसको करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक एक्टिविटी कर नहीं सकते, लेकिन एक एक्टिविटी से इसको समझ सकते हैं। तो बच्चों इसको बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर अच्छे से समझ गए तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 2 में है, चित्र के दिखाए अनुसार। अभी आप क्या समझे? जो ओम थे उन्होंने किसके किसके बीच देखिए संबंध बताया था? विद्युत परिपथ में। विद्युत परिपथ आप जान रहे हो, उसमें 3 चीज़ें का इस्तेमाल होता है, एक विभवांतर का, एक धारा का और एक हमारा प्रतिरोध का। तो उसी के बीच क्या संबंध है, इसको ओम ने दिया था। देखिए देखते हैं, चित्र के दिखाए अनुसार एक परिपथ तैयार कीजिए। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिखाया गया है बच्चों, इसके अनुसार ही हमको एक सर्किट यानी संबंध परिपथ को तैयार करना है। इस परिपथ में एक 0.5 मीटर का नाइक्रोम का तार XY, यहाँ पर देखिए XY लिया गया है, वो जो कितना है 0.5 मीटर का नाइक्रोम का तार है, और एक आमीटर लिया गया है बच्चों, और साथ में एक वोल्ट मीटर भी है। आमीटर को देखिए किस क्रम में जोड़ा गया है? यहाँ पर इसको श्रेणी क्रम में, यानी ये इसके साथ जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में है। और ये वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा गया? समांतर क्रम में, यानी ये इसके पैरेलल जुड़ा है, समान जुड़ा है, तो ये इसका क्या कहलाएगा? समांतर क्रम में है। तो और इसमें 4 विद्युत सेल लिए गए हैं। कितने सेल लिए गए हैं? 4 विद्युत सेल लिए गए हैं, और जिनका विभव क्या है बच्चों? जिनका विभव है 1.5 वोल्ट। जिनका विभव क्या है? 1.5 वोल्ट का विभव है। देखिए क्या है, सबसे पहले परिपथ में हम केवल एक सेल का उपयोग करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ ये डॉट ब्लू लाइन से इसको सेपरेट किया गया, यानी कि 1 2 3 सेल को अलग एक एक करके सेपरेट किया गया है सबको, यानी कि परिपथ में हम सबसे पहले एक सेल का उपयोग कर रहे हैं एक्टिविटी में। कितने सेल का? एक सेल का उपयोग कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको बच्चों डॉट ब्लू लाइन से अलग कर दिया गया है। तो परिपथ में हम सबसे पहले एक सेल का उपयोग करेंगे, और परिपथ में XY में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के पाठ्यांक I के लिए एक विद्युत धारा के पाठ्यांक I के लिए आमीटर, और तार के सिरों के बीच के विभवांतर के लिए V के पाठ्यांक के लिए एक वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। यानी सबसे पहले हम एक सेल का उपयोग करेंगे, और इसमें जो बहने वाली धारा है उसके पाठ्यांक को करने के लिए हम आमीटर का उपयोग करेंगे और एक वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। इसको हम पहले करके देखेंगे। फिर उसके पश्चात हम परिपथ में 2 सेल जोड़ेंगे, फिर 2 सेल जोड़ेंगे, इसी तरीके से 2 सेल जोड़ेंगे, उसमें भी प्रवाहित होने वाली धारा और वोल्ट मीटर का प्रयोग करेंगे। फिर परिपथ में हम क्या करेंगे बच्चों? चौथा सेल जोड़ेंगे, यानी कि कुल कितने सेल हो गए? 1 2 3 और 4, यानी 4 सेल को जोड़ेंगे, और 4 सेल जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? परिपथ में बहने वाली धारा और विभवांतर का मान नोट करेंगे। धारा का मान बच्चों हम आमीटर से नोट करेंगे, और विभवांतर का मान हम वोल्ट मीटर से नोट करेंगे। ये क्लियर समझ में आया? यहाँ पर देखिए इस लाइन से देखिए, इसी प्रकार 3 सेल फिर 4 सेल का परिपथ में उपयोग कर XY में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा XY के बीच के विभवांतर का मान सारणी 2 में भरिए। देखिए यहाँ पर बच्चों एक टेबल भी दी गई हुई है। यहाँ पर क्या दी गई है? एक टेबल दी गई हुई है। यहाँ पर आपको ये मैंने पहले फिल रखा है, एक आइडियाज़ के थ्रू बच्चों फिल कर लिया है, ताकि आप लोगों को ये एक्टिविटी अभी हम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं, इसीलिए बच्चों हम लोगों ने इस आइडिया के थ्रू इसको यहाँ पर नोट भर लिया है। इसको हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें क्या करना है कि पहले तो 3 सेल, इसी प्रकार पहले मैंने एक सेल लिया, फिर दूसरा सेल लिया, फिर तीसरा सेल लिया, फिर 4 सेल लिया। इसीलिए 4 सेल को परिपथ में उपयोग करके XY में प्रवाहित होने वाली धारा का
मान नोट किया और विभवांतर का मान नोट किया। अब इन सब का जो मान मैंने नोट किया उसको हमको इस सारणी में भरना है। भरने के बाद उसको हमको देखना है कि हमारा क्या मान आया। फिर देखिए विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के प्रत्येक युगल के लिए V/I का मान क्या होगा। V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ की प्रकृति का क्या करना है बच्चों, प्रेक्षण करना है। यहाँ पर हम लोग पहले ही समझते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या करते थे, जानते कि V जो है वो किसके समानुपाती है, I के, यानी V का मान बढ़ाएंगे तो I का मान बढ़ेगा, V का मान बढ़ाएंगे तो या I का मान बढ़ाएंगे V का मान बढ़ेगा, यानी V किसके समानुपाती, I के। तो इस समानुपाती का हटाने के लिए हम इक्वल लगाने के लिए एक कांस्टेंट का उपयोग करते हैं जिसे R बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं, R यानी रेजिस्टेंस। तो R = V/I, ये हमको एक फार्मूला यानी R की वैल्यूज़ निकालनी है किसके थ्रू, V/I के थ्रू हमको किसकी वैल्यू निकालनी बच्चों, R की वैल्यू। तो इसको इस टेबल में समझते हैं। देखिए जब परिपथ में जुड़े सेल की संख्या, ये टेबल में क्या है, परिपथ में जुड़े सेल की संख्या है। तो पहले 1 सेल है तो नाइक्रोम तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर है, ठीक है। फिर नाइक्रोम तार के सिरों के बीच का विभवांतर यानी कितना है, 1.5 वोल्ट है। तो V/I क्या हो जाएगा, यानी ये R की वैल्यूज़ क्या नहीं, R इक्वल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V/I यानी कि 1.5/1। यहाँ पर ये क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1.5। अब देखते हैं जब मैंने 2 सेल लगाया था, अभी हम लोग देख रहे थे ना, पहले 1 सेल लगा के फिर 2 सेल लगा के फिर 3 सेल लगा के। देखिए यहाँ पर देख रहे थे पहले 1 सेल लगाए फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरह का चारों सेल लगा के हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने 2 सेल लगाया तो नाइक्रोम तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या आई, 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर, यानी 2 सेल हो गए तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा 2 एम्पियर। और जब धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा क्योंकि V समानुपाती I है। तो ये कितना हो गया, 3 वोल्ट। तो 3/2 कितना आएगा, 1.5। देखिए एक वैल्यूज़ मिली, ऊपर की भी 1.5 इसकी भी 1.5। अब देखते हैं जब तीसरा सेल लगाएंगे बच्चों तो क्या आएगा, 2.9 एम्पियर। यहाँ पर एग्जैक्ट 3 नहीं लिया है, हो सकता है कभी तार गर्म हो गया हो या कभी वोल्ट मीटर में या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो तो एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं आती है, तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आती। मैंने यहाँ पर मान ले लिया है 2.9 एम्पियर। तो यहाँ पर क्या है, 4.5 वोल्ट, यानी जैसे एम्पियर बढ़ेगा वैसे I का मान बढ़ेगा, वैसे V का मान बढ़ेगा। तो 4.5/2.9 कितना आ गया है, 1.5 वोल्ट। इसी तरीके से 4 सेल जब गए हैं 4 एम्पियर और इसका मान कितना ले लिया बच्चों, 6 वोल्ट। तो कितना आ गया है, 6/4 = 1.5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कांस्टेंट वैल्यू यानी 1.51, यानी जब हम धारा का मान बढ़ाते हैं तो किसका मान बढ़ा है, विभवांतर का भी मान बढ़ा। यानी सेल जोड़ने पर 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल जोड़ने पर धारा का भी बढ़ता है और विभवांतर का भी मान बढ़ता है। और R की वैल्यूज़ एक कांस्टेंट निकल रही है, जैसे 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5। अब देखिए यहाँ पर है कि जब एक हमको 1.5 1.5 1.5 1.5 यानी 4 वैल्यूज़ हमको इक्वल मिली हैं, तो यहाँ पर होता V तथा I के बीच ग्राफ खींचिए तथा इस ग्राफ की प्रकृति का प्रेक्षण करें। यानी V और I के बीच हमको ग्राफ खींचना है और इस ग्राफ की प्रकृति क्या होगी इसको देखना है। देखिए इस क्रियाकलाप में आप पाएंगे कि V/I का मान लगभग समान ही रहता है। अभी हम लोगों ने देखा था ना कि V और I का मान लगभग समान आया था, यानी कि V और I का मान लगभग समान आया था, 1.5 वोल्ट, यानी कि 1.5 1.5 1.5 इस तरीके से समान वैल्यूज़ हमको मिली थी। इस प्रकार V और I का ग्राफ चित्र के दिखाए अनुसार मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा होती है, अर्थात V/I एक नियत अनुपात है। चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर V चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। यानी कि ओम का नियम यहाँ पर देखिए समझिए, चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, चालक तार के 2 सिरे होते हैं, मान लीजिए चालक तार है, इसका एक सिरा ठीक है ना, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर V और यानी कि इसके बीच का विभवांतर V और इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ये क्या होती है, समानुपाती होती है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा एक इस तरीके से
धारा का मान आप जो आपने वैल्यूज़ ली है बच्चों, पीछे जो आई है वो भी आप ग्राफ पर बनाकर देख सकते हैं। यानी कि धारा का मान लिया यहाँ पर और वोल्ट का मान लिया, तो हमको एक यहाँ पर क्या दिखा, एक सरल रेखा हमको प्राप्त हुई। यानी एक मूल बिंदु से लेंगे, यहाँ पर मूल बिंदु से हमको क्या मिली, एक सरल रेखा प्राप्त हुई। तो इससे क्या ओम्स ने क्या निष्कर्ष निकाला कि चालक के तार के सिरों के बीच का विभवांतर भी और चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा I के समानुपाती होती, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए, अतः V समानुपाती I, वे किसके समानुपाती, I के, V इक्वल RI, जहाँ R एक नियतांक है। इससे पहले भी हम लोगों ने समझा था कि क्या है, V इक्वल RI, जहाँ R एक नियतांक है, अथवा R इक्वल VI, यानी कि यह I इक्वल V अपॉन R, ये समीकरण 3 है। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। समीकरण 3 में यदि किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसके 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तब उस चालक का प्रतिरोध R यानी 1 ओम होता है। ये किसका निशान है बच्चों, ये सिंबल ओम का है। यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। इतना समझे हैं बच्चों इसको। देखिए ये प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध समझते हैं, रुकावट क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं से कोई चीज़, पानी बह रहा है किसी जगह से, और वो पानी एक लगातार बह रहा है और आपने उसको किसी बड़े पत्थर से या किसी चीज़ से बच्चों रोक दिया, तो जो जिस चीज़ से रोका तो वो जो पानी था वो बह अब भी रहा है, लेकिन उसकी फ़्लो कम हो गया, पहले से उसका फ़्लो क्या हुआ, कम हुआ। तो यही है, जो पत्थर लगाया वही उसका क्या करेगा, प्रतिरोध, यानी रुकावट डाला, उसकी फ़्लो में क्या हुआ, रुकावट डाला। यानी मान लीजिए आपके घर से करंट LED को मिले, बल्ब को, और उसमें अगर प्रतिरोध ना हो तो वो जितना ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसको वो उस बल्ब को करंट मिलेगी तो वो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, यानी फ्यूज़ हो जाएगा। इसी तरीके से अगर उसमें प्रतिरोध लगा होगा तो उसको धीरे, यानी मिलेगी करंट लेकिन धीरे, यानी फ्लोस का धीरे हो जाएगा। तो प्रतिरोध का यही कार्य है बच्चों, उसको यानी फ्लो को रोकना, यानी करंट को रुकावट डालना। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है इसका मात्रक क्या लिया, 1 ओम, यानी प्रतिरोध है इसको ओम से लेते हैं, यानी 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। इसको बच्चों आप लोग समझें अच्छे से। फिर है ए, विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब उस चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होता है, यानी 1 ओम इक्वल 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर है। देखिए समीकरण 3 से स्पष्ट है कि किसी प्रतिरोधकों से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समान विभवांतर पर यदि प्रतिरोध दुगना हो जाए तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यानी अगर विभवांतर समान है और प्रतिरोध आप दुगना कर दीजिए तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आधी रह जाती। व्यवहार में कई बार किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना अथवा बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। व्यवहार मतलब हम अपने दैनिक जीवन में जब विद्युत परिपथ का उपयोग करते हैं तो विद्युत धारा को बढ़ाना या घटाना आवश्यक होता है। यानी स्रोत की वोल्टता में बिना किसी परिवर्तन किए परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग की जाने वाले अवयव को प्रतिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। यानी स्रोत जो है, जहाँ से हमको वोल्ट है मिल रहा है, वहाँ पर अगर हम कोई परिवर्तन ना करें और जो परिपथ है उसमें विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए जो उपयोग किया जा रहा है, जो अवयव, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, प्रतिवर्तित प्रतिरोध। ये युक्ति को धारा नियंत्रक भी कहते हैं। यही होती है, यानी धारा को नियंत्रित करना क्या कहलाती है, ये धारा को नियंत्रित करना क्या कहलाती है, हमारा धारा नियंत्रक, यानी कि विद्युत धारा को नियंत्रित करना धारा नियंत्रक कहलाती है। तो बच्चों इसको समझे आप लोग। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस दिया है, प्रतिरोधकों PQR के लिए विभव धारा के बीच खींचा गया ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ दिया गया है P के लिए, Q के लिए और R के लिए। ग्राफ 2 से प्रदर्शित है, इनके प्रतिरोध को ज्ञात करिए। हमको इनका प्रतिरोध निकालना है।
यानी और इसमें क्या अनुपात है अर्थात PQR क्या होगा। अगर आप बच्चों इसको भी करिए और करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए। ये आपका 2 होमवर्क है, इसको करिए और व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करिए और वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिएगा, नहीं तो फिर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। ओके बच्चों, बाय बाय।